हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। आज हम देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है और काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अभी से प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को अभी से परखिए आपकी तैयारी कितने तक कहाँ तक हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो अपना स्कोर बताइएगा, आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होता है। दूसरा है, विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तीसरा है, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। तो बताइएगा, निकटतम परिवार। दूसरा है सांस्कृतिक धारणाएं। तीसरा है धार्मिक संगठन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मुद्रित संचार माध्यम। तो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी होती है। तो उसका परिवार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रवर्तित कर सकते हैं। तो पहला है संवेदी गत्यात्मक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे चिंतन को मानसिक रूप से प्रवर्तित कर सकते हैं, वह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डैश को क्या कहा जाता है। तो पहला है समावेशन। दूसरा है समायोजन। तीसरा है वर्गीकरण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा संकल्पना निर्माण। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, उसे समावेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो पहला है V.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तीसरा है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को ज़्यादा महत्व देता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल में जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। तो बताइएगा, पहला है अनुकरण। दूसरा है अनुकूलन। तीसरा है पाठ। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आत्मसातकरण। तो एक विद्यार्थी को किसी सवाल में जूझते देखकर उसकी अध्यापिका सवाल की भाषा को सरल करने के लिए कुछ संकेत या इशारे देती है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहा जाता है। तो इसे पाठ कहा जाता है, इसका फोल्डिंग या मदद करना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो पहला है परिकल्पित स्थितियां। दूसरा है कागज कलम आधारित परीक्षा। तीसरा है चित्रकला। चौथा ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्ट कार्ड्स। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पहला हो जाएगा परिकल्पित स्थितियां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। दूसरा है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह को रूप में मानते हैं। तीसरा है परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। दूसरा है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है? तो जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यादृच्छिक। तो जेंडर प्रमुख रूप से किससे निर्मित होती है? वह सामाजिक से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। तर्क है मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो बताइएगा। पहला है सत्र के अंत में किया जाता है। दूसरा है केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। तीसरा है समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो रचनात्मक आकलन समुचित शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? तो पहला है बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। दूसरा है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। तीसरा है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ना। कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को सहयोग देना। तो ये आपका राइट आंसर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? तो निर्माण करने के सक्षम लेकिन विवेचना में अक्षम है। सेकेंड है निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। तीसरा है विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ना तो निर्माण और ना ही विवेचना करने में सक्षम है। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो बाल केंद्रित, दूसरा है परीक्षा केंद्रित, तीसरा है शिक्षक केंद्रित, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, वह हो जाएगा बाल केंद्रित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो पहला है सहभागिता के बहुविध साधन, दूसरा है भेदभाव के बहुविध तरीके, तीसरा है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही, भेदभाव के बहुविध तरीके। तो यह आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो पहला है अनुरूपात्मक चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अभिसारी चिंतन। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो वह हो जाएगा अभिसारी चिंतन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तर्क है इस प्रक्रिया की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसको अनदेखी करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा किंतु आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो बताइएगा। पहला है भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती हैं। दूसरा है भावनात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होता है। तीसरा है भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भावनाएं अधिगम के लिए अवप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे जो गलत पूछा है हो जाएगा यहाँ पे सही, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पूछा है। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है रुचि, तीसरा है अस्पष्टता के लिए चाहत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो कौन सा आंतरिक अवप्रेरणा का उदाहरण नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन हो जाएगा पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। दूसरा है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। तीसरा है विषय वस्तु को असंबंधित रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए। चौथा ऑप्शन हो जाए पूर्ण ज्ञान से संबद्धता स्थापित ना किया जाए। तो सीखना अधिक प्रभावी तब होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो पहला है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। सेकेंड है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तीसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन सा है? तो अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है तो वही आंतरिक हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो पहला है अनुबंधन अधिगम, दूसरा है रटकर सीखना, यहाँ पे सीखना हो जाएगा। तीसरा है व्याख्यानात्मक शिक्षण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। तो किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। दूसरा है सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। तीसरा है विशेष बच्चों की ज़रूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? पहला है हेडफोन, दूसरा है चित्र आधारित वर्कशीट, तीसरा है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, चौथा ऑप्शन हो जाएगा श्रवण में मदद करने वाला उपकरण। तो कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? वह हो जाएगा पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली का प्रयोग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। तर्क है सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो पहला है बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, तीसरा है माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर ऑप्शन स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास डैश है। तो मानव विकास किस पर है निर्भर करता है? तो मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास निर्भर करता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है आनुवांशिकी एवं वातावरण, दूसरा है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वातावरण एवं जीव विज्ञान, फोर ऑप्शन हो जाएगा वातावरण पालन पोषण। तो प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह हो जाएगा आनुवांशिकी एवं वातावरण पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं? पहला है समस्यात्मक वार्ता, दूसरा है अहम केंद्रित वार्ता, तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता और चौथा ऑप्शन हो जाएगा भ्रांत वार्ता हो जाएगा। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में।